जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनो के पदों पे वैकेंसी का आवेदन चल रहा है। बहुत ही जल्द इसका एग्जाम होने वाला है। आप यह मान के चल सकते हैं नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ऐसे में अगर आप देखिए तो आपके पास 45 से 47 दिन के आसपास ही समय है। इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल टास्क है। ऐसे में यदि आप सब कुछ पढ़ने लगे तो आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होगा, आपका एक ही सेक्शन नहीं कंप्लीट होगा और आपका समय व्यतीत हो जाएगा। अगर आप यह जान जाएं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ में कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद इंग्लिश से किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, हिंदी में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपका समान अध्ययन है उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपका जो मेहनत है बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि इतने कम समय में यदि आप सब कुछ पढ़ने चले गए तो आप एक भी सेक्शन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और आपका पूरा समय समाप्त हो जाएगा। और इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्या छोड़ना है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते और ना ही सब कुछ पूछा जाता है। अब जैसे मैथ का ही आप सेक्शन उठा लें, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथ में जो है एलसीएम पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, औसत पढ़ते हैं, लाभ हानि पढ़ते हैं, कार्य और समय पढ़ते हैं, लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाता है वो नहीं पढ़ते हैं। और पूछा क्या जाता है, द्विघात समीकरण, प्रायिकता, ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, यहाँ से प्रश्न आते हैं। आपके एग्जाम में से 25 प्रश्न आएगा तो 10 से 12 प्रश्न यहाँ से एडवांस से आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो आपको साधारण मैथ से मिलेंगे, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको जानना अनिवार्य है। अगर आप इसको जान जाएंगे तो आपका रास्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी वैकेंसी के लिए आसान हो जाएगा। आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे। और यही नहीं, मैं आपको मैथ का ही नहीं सबका बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। इंग्लिश में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब अगर आप इंग्लिश में देखें तो यही 2 सेक्शन ऐसा है, अगर आप यही 2 सेक्शन पढ़ के चले जाएंगे तब भी आपका 15 से 16 प्रश्न इसी में से आ जाएगा। तो आप अगर देखें तो आपको एक स्ट्रेटेजी के तरीके से पढ़ाई करनी होगी, एक रणनीति की तरीके से पढ़ाई करनी होगी, जिससे आप कम समय में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से आपका स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 45 दिन में है आपके पास, और 45 दिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या स्किप करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि हमको क्या नहीं पढ़ना तो आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि किस सेक्शन में कैसे प्रश्न आते हैं, तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। आपके एग्जाम में मैथ से 25 प्रश्न आएगा, जिसमें से 10 से 12 के आसपास सिर्फ एडवांस होने वाला है। और एडवांस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण से अगर आप देखिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायिकता से भी 2 प्रश्न आते हैं, ज्यामिति से भी 2 प्रश्न, बीजगणित से भी लगभग 2 प्रश्न और त्रिकोणमिति से भी 2 प्रश्न। लगभग 10 से 12 प्रश्न आपका यहाँ से एडवांस से पूछा जाता है। और ये अगर आप देखें तो इसमें सब नहीं पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो लगभग 3 से 4 टाइप होगा हर सिलेबस, हर चैप्टर में। बस आपको वही 3 से 4 टाइप जो आपको दिया गया है आपको वही पढ़ना है। अगर आप उतना पढ़ के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप सब कुछ पढ़ने लगे, अगर आप देखेंगे सब कुछ पढ़ने लगे तो ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति यही सब पढ़ने में आपका लगभग 1 मंथ निकल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में आपको वही पढ़ना है। यह आपका हो गया एडवांस का। और उसके बाद जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो एलसीएम एचसीएफ के आते हैं, दशमलव प्लस भिन्न के आते हैं, चाल समय दूरी का आता है 2 प्रश्न, लाभ हानि का 2 प्रश्न, औसत का 1 प्रश्न, एसआई सीआई का 1, कार्य और समय का 1, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 1, प्रतिशत से 1 और साझेदारी से 1 प्रश्न आता है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो 25 प्रश्न मैंने बता दिया कि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ एक और सेक्शन आप लिख सकते हैं 2D और 3D का, यहाँ से भी आपके 3D से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ का सेक्शन समाप्त हो गया कि मैथ में एडवांस से कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैंने बता दिया, अलजेब्रा से कहाँ क्वेश्चन आता है वो मैंने बता दिया, कितने प्रश्न आते हैं किस चैप्टर से वो भी मैंने बता दिया। अब टॉपिक कौन कौन सा आता है अगर आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आता है। इंग्लिश के सेक्शन में अगर हम बात करें तो 25 प्रश्न आते हैं, और 25 प्रश्न में अगर हम देखें तो स्पेलिंग मिस्टेक के आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इडियम्स एंड फ्रेज के 2 प्रश्न आते हैं, फिल इन द ब्लैंक के 1, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 1 प्रश्न आता है। ग्रामर मिस्टेक, ज़्यादातर वर्ब के जो मिस्टेक आते हैं वो लगभग 6 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, और पैसेज आपका 2 आता है, 2 पैसेज आएगा, 5-5 नंबर का पैसेज होगा, तो आप देखेंगे तो 10 नंबर आपका पैसेज से ही हो जाता है। यही दोनों अगर आप देखेंगे तो इसी दोनों से लगभग 15 से 16 प्रश्न आपके एग्जाम में हो जाते हैं। तो वर्ब आपको कंप्लीटली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, लाजवाब तरीके से, जिससे इन दोनों सेक्शन से आपका प्रश्न न गलत हो। और आपका जो इंग्लिश है 25 नंबर इसमें आता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो 25 में आपका 18 से 20 आपका आराम से आ जाएगा, थोड़ा सा भी मेहनत करके। और अगर आप 25 में से 24 या फिर 23 लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अधिक मेहनत करना होगा, लेकिन आप अगर देखें तो 15 से 18 आपका बहुत ही आराम तरीके से आ सकता है। उसके बाद नरेशन आता है एक, सिनोनिम्स एंटोनिम्स एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है। यहीं से पिछली बार का आपका पूरा प्रश्न आया था, तो पिछली बार जो आपके एग्जाम में पूछा गया था पूरा मैंने बता दिया है कि इंग्लिश से किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। अब उसके बाद आपका आता है हिंदी का सेक्शन। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, तो आप यह मान के चलेंगे कि आपका हिंदी में आराम से 24 प्रश्न, 23 प्रश्न आपका सही होगा, क्योंकि हिंदी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जाती है और बहुत ही आसान हिंदी आती है, और इसमें बहुत सभी चैप्टर आते भी नहीं हैं। जैसे आपका जो रचना और रचनाकार का जो सेक्शन है वहाँ से नहीं प्रश्न पूछा गया है पिछली बार भी, ना ही 2019 वाली वैकेंसी में। अगर पूछा क्या गया है इसको भी हम देख लेते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से लगभग 2 प्रश्न आता है, तो सब मिला करके कभी संज्ञा से आ जाता है, कभी सर्वनाम से, कभी क्रिया से। तो 2 प्रश्न आपका आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से आते हैं, शुद्ध वर्तनी वाक्य शुद्धि से आता है, मुहावरे से आता है, विलोम से आता है, लिंग वचन कारक से आता है 2 प्रश्न, तत्सम तद्भव से आता है 2 प्रश्न, संधि और समाज से आपका 2 प्रश्न कम से कम, काल से 1 प्रश्न, वाक्यांश से 1 शब्द और 1 प्रश्न आता है, और उसके बाद आपका अलंकार से 1 प्रश्न आता है, लोकोक्तिया से 1 प्रश्न और गद्यांश से 5 प्रश्न। यह आपका पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट का हिंदी का सेक्शन है कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में हिंदी पूछा जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने आगे की तैयारी भी इसी के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी में कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। मैथ मैंने आपको पूरा बता दिया कि मैथ में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश मैंने बता दिया कि इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी बता दिया। अब आता है सामान्य अध्ययन का सेक्शन। देखिए सामान्य अध्ययन को लेकर के सभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं तो आपको ये बताऊंगा ही कि इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, तो इसमें प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आप प्राचीन इतिहास ही पढ़ने लगे तो आपका प्राचीन इतिहास में ही काफ़ी दिन हो जाएगा, लेकिन आपका प्राचीन इतिहास ही नहीं कंप्लीट होगा। तो मैंने आपको बता दिया, यह भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और यदि आप इतना देख लेते हैं जीएस के सेक्शन में तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। 18 से 20 आपका इसी में से आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। इतिहास से 3 प्रश्न आता है, भूगोल से 2 प्रश्न, संविधान से 3, अर्थव्यवस्था से 3 प्रश्न आता है, भौतिक विज्ञान से 1, योजना से 1 प्रश्न आता है कि कौन सी योजना कब शुरू हुई थी, उसके साथ साथ उसमें कितने क्या क्या लाभ, किस कैटेगरी को लाभ मिलने वाला है। तो योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2019 में भी एक योजना आई है, 2022 वाले एग्जाम में भी एक योजना पूछी गई है। स्टैटिस्टिक्स से 2 प्रश्न, करंट अफेयर से 2, कंप्यूटर से 1, पर्यावरण से 2 से 3, जीव विज्ञान से 2 से 3 और रसायन विज्ञान से 1। ये आपका सामान्य अध्ययन है। अब देखते हैं कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में आपके एग्जाम में 3 सेक्शन होता है, एक प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का, एक आधुनिक भारत का। आपको सब पढ़ के जाना है, एक एक प्रश्न आपका सबसे आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो आधुनिक भारत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, तो प्राचीन इतिहास में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ उसी को पढ़ के जाना है।
सिंधु घाटी की सभ्यता आप पढ़ सकते हैं, वैदिक सभ्यता आप पढ़ सकते हैं, महाजनपद काल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप सबको स्किप कर सकते हैं लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर एक प्रश्न आपका प्राचीन भारत से इतिहास से आएगा तो आप यह मान के चल सकते हैं कि 80% चांस यही है कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का हो सकता है। उसके बाद मगध आपको पढ़ना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, अरबों का आक्रमण, प्रमुख राजवंश दक्षिण भारत के चाहे आपके वो उत्तर भारत के हों, आपको इतना पढ़ना है। आप इसमें दिन कर सकते हैं, जैसे आपके पास 45 दिन अभी बचे हैं तो आप यह डिसाइड कीजिएगा मैं 2 से 3 दिन में प्राचीन भारत आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पूरा प्राचीन भारत समाप्त कर दूंगा। और प्राचीन भारत अगर आप देखिए जो मैंने आपको टॉपिक बताया है, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए 2 से 3 दिन आपका पर्याप्त है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है जिसमें सिख गुरु आप सभी पढ़ सकते हैं, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, मुगल वंश पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुगल वंश, और वहाँ की शासन व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य और उसके साथ साथ उस समय के जितने भी स्वतंत्र राज्य थे, जैसे आपका जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, विजयनगर हुआ, इन सबको आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है। किसने स्वतंत्र करवाया था, वहाँ का प्रथम राजा कौन था, और उसके साथ साथ उसमें जो है डेट कब था। विदेशी आक्रमण जितने भी है सब, युद्ध और संधियाँ, मराठा साम्राज्य, स्थापत्य जितने भी मध्यकालीन भारत में स्थापत्य का कार्य हुआ है सभी आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति आपको पढ़ लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, जितनी कंपनियां आई, कब आई, कहाँ पे आई, कौन सी पहली आपकी कंपनी थी, पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी, ये सब। इसके बाद अंग्रेजी शासन, जैसे जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, वाइसराय हुए हैं, सभी को कंप्लीट पढ़ लेना है। सामाजिक और आर्थिक सुधार इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस अधिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आधुनिक भारत में। क्रांतिकारी जितने भी हुए हैं उनके द्वारा कौन सी कार्य किया गया है। और उसके बाद आपका आता है जो है गांधी युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गांधी युग कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल का हो या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ये आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है गांधी युग। यहाँ से हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है। प्रमुख युद्ध और इम्पॉर्टेंट डेट, आपको आधुनिक भारत के इतिहास में बस इतना ही पढ़ के जाना है। उसके बाद आपका जियोग्राफी का सेक्शन आ जाता है। जियोग्राफी में आपका भारत एवं विश्व की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, भारत की जलवायु, भारत के लिए कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना, वन रिपोर्ट, सौरमंडल और भारत के भौगोलिक स्थिति, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपके अगर जियोग्राफी से कोई भी प्रश्न आएगा तो वो इसी टॉपिक में से आएगा और इसको आराम से आप 2 से 3 या 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो उसमें भारतीय संविधान के स्रोत की कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, आर्टिकल, भाग, सब कुछ आपको पढ़ लेना कि किस भाग में क्या क्या दिया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन और सरकारी संस्थाएं, बस इतना ही पढ़ना है आपको पॉलिटी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस आप याद कीजिएगा कि 1 से 100 तक आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। 100 के बाद जो इंपॉर्टेंट है आपको वही याद करना है, बाकी नहीं याद करना है। स्टेटिक में अगर आप देखें तो विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, सभी महत्वपूर्ण दिवस, थीम उसको याद कर लेना। लोक नृत्य, साहित्य नृत्य, खेल संबंधित ट्रॉफी, मैदान, खिलाड़ी, सब, लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं, पर्व, त्योहार, मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें, धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर आपको ये याद करना है स्टेटिक में। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमिक्स में आपको बजट पढ़ना है, करंट से संबंधित जो इकोनॉमिक्स में बदलाव किए गए हैं वो पढ़ना है, और पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 6 मंथ का पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, इंटरनेट, शॉर्टकट की और एमएस ऑफिस, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। ये आपका मैंने आपको बता दिया कि आपका जीके जीएस से किस टॉपिक से कैसे आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, और कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन अगर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।
मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।